Friends, now we are discussing the process of the voluntary winding up. And in that, I can say that the process of voluntary winding up may it be members voluntary winding up or may it be creditors voluntary winding up. Per se, they are the same. Just the only difference as far as the members voluntary winding up is concerned is that in members voluntary winding up, the very important concept comes is of declaration of solvency. And in members voluntary winding up, in the whole process of winding up, there will be no committee of inspection. The reason, the creditors are well sure that yes, they are going to receive the money. But when it is creditors voluntary winding up, declaration of solvency will not be there. It's too logical as the company is not solvent. But when declaration of solvency is not there, committee of inspection will be there. Because as the company is not solvent, the creditors want to ensure that the committee of inspection cares over the whole winding up proceedings. Now how the voluntary winding up commences? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग बुला के उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं एंड उसके अंदर वो लोग एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बनाते हैं. उस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी को बनाने के बाद वो लोग जो जनरल मीटिंग में हमें रिजोल्यूशन पास करना होगा, या तो ऑर्डिनरी या तो स्पेशल, जो आप जानते हो, उसकी नोटिस को भी वो लोग अप्रूव कर देंगे. एक बार ये रिजोल्यूशन पास हो जाए, उसके बाद कंपनी विल फाइल द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. Once this is filed, from the preparation of this, within 5 weeks, the general meeting will be convened. And in that general meeting, two things will be done. One, the resolution for voluntary winding up will be passed. May it be ordinary or may it be special. And along with that, the liquidator will be appointed. Friends, bear in mind, this is the time where the voluntary winding up starts. Voluntary winding up ये समय पे क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है. जैसे ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा. कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट होने की जानकारी आरओसी को देगी 10 दिन के अंदर. साथ साथ ये रिजोल्यूशन पास हो चुका है उसकी जानकारी पब्लिक एट लार्ज को देगी. कैसे? ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करके एंड न्यूज़पेपर्स में सर्कुलर करके. विद इन हाउ मेनी डेज? 14 डेज. अलॉन्ग विद दैट, जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, लिक्विडेटर भी कंपनी को एक नोटिस भेजेगा. लिक्विडेटर भी क्या करेगा? एक नोटिस भेजेगा खुद के अपॉइंटमेंट की इन ऑफिशियल गजेट. एंड अलॉन्ग विद दैट, liquidator will also send the notice of his appointment to ROC. So liquidator ने भी सबको बताया, liquidator ने ROC को भी बताया. And इसके साथ साथ liquidator कुछ government departments को, like income tax department, if the company to be liquidated was involved in export import, तो फिर customs excise department को, ये सबको liquidator एक notice देगा 30 days में कि भाई मैं इस कंपनी का liquidator की तरह अपॉइंट हुआ हूँ, ये कंपनी बंद होने जा रही है और अगर आपको कोई भी पैसे लेने के निकलते हो तो प्लीज मुझे एस्टिमेट भेजिए. जैसे ये नोटिस जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की के पास, लिक्विडेटर के पास से, लिक्विडेटर हैज टू वेट. नाउ व्हाट विल हैपन? एज द लिक्विडेटर इज एन आउटसाइडर, ही इज जस्ट नाउ अपॉइंटेड. लिक्विडेटर विल नॉट बी अवेयर ऑफ द पोजीशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. देन नो नीड टू वरी. कंपनी जो है उसके डायरेक्टर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देंगे, लिक्विडेटर को एक जानकारी देंगे कि भाई फिलहाल कंपनी की क्या पोजीशन है, एंड ये 21 दिन के अंदर अंदर लिक्विडेटर को दे दी जाती है. सो एक साइड कंपनी के डायरेक्टर्स लिक्विडेटर को कंपनी के बारे में बताते हैं, साथ साथ 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी लिक्विडेटर को एक चिट्ठा, एक एस्टिमेट भेज देते कि भाई हमें तुम जो कंपनी के लिक्विडेटर हुए हो उसके पास से इतने रुपए लेने के निकलते हैं. सो नाउ आई थिंक लिक्विडेटर इज इन अ परफेक्ट पोजीशन टू स्टार्ट द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स. ये जो था, ये वाइंडिंग अप प्रोसेस का वो पार्ट था जो लिक्विडेशन के पहले किया जाता है. अब जैसे ये सब कुछ हो गया, अब लिक्विडेटर अपने लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स की कार्यवाही शुरू करेगा. आप देख सकते हो, दिस इज लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स.
जिसमें पहले तो सबसे सिंपल सी चीज है, वो कंट्रीब्यूटरी का लिस्ट बनाएगा कि वो किन किन के पास से पैसे मंगवा सकता है, प्रॉपर्टी की डिलीवरी लिक्विडेटर ले लेगा। ओह, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर से अलग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस असेट्स। यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स? ओनरस असेट का मतलब ये होता है ऐसे असेट्स जो बर्डनसम हो, या ऐसे असेट्स जिसके ऊपर बहुत भारी ऑब्लिगेशंस हो। कहने का मतलब एक असेट जो असेट नहीं रहा पर ज्यादातर वो एक लायबिलिटी बन चुका है, ऐसे असेट्स को कहा जाता है ओनरस असेट्स। अगर मैं आपको ओनरस असेट्स के कुछ एग्जांपल्स दूं, तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कुछ अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कि जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी अटैच थी वो अब अनसेलेबल हो चुकी है। क्यों? बिकॉज उस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आ चुके हैं। या फिर दूसरा, हमारी कंपनी के पास एक दूसरी कंपनी के शेयर्स है, प्लस हमारी कंपनी के पास जो दूसरी कंपनी के शेयर्स है वो पार्टली पेड अप है। तो कहने से हमारी कंपनी की लायबिलिटी है कि उसे कभी भी जरूरत पड़े तो सामने वाली कंपनी को पैसे देने होंगे। एंड ताजुब की बात यह है कि सामने वाली कंपनी अनसक्सेसफुल है। सो आप कह सकते हो कि हमारी कंपनी पैसे लेने की जगह पैसे देने के लिए जिम्मेदार होने वाली है। तो दिस इज अगेन एन ओनरस असेट और ओनरस प्रॉपर्टी। या ऐसा कोई लैंड हो जो ओनरस बर्डनसम कंडीशंस के द्वारा बर्डन हो चुका हो, तो ऐसे असेट्स को कहा जाता है ओनरस असेट्स। ध्यान क्या रखना है, जब लिक्विडेटर उस ओनरस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कंपनी का अधिकार है, क्लेम है, उसे डिसकंटिन्यू करे, डिसकंटिन्यू क्लेम, संधि जोड़ो, डिस्क्लेम, तो इसे कहा जाता है डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी। यह डिस्क्लेमर हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, लिक्विडेटर के द्वारा साइंड होना चाहिए। नो डिस्क्लेमर कैन बी मेड एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यह डिस्क्लेमर कब तक हो जाना चाहिए? द लिक्विडेटर may disclaim any onerous property within 12 months from the date of commencement of winding up. But in case onerous property comes to his knowledge within 1 month after the commencement, the power should be exercised accordingly. साथ साथ इस डिस्क्लेमर की जानकारी इंटरेस्टेड पर्सन्स को भी दे दी जानी चाहिए। डिस्क्लेमर का असर क्या होगा? कंपनी उस असेट्स के ऊपर रहे सारे अधिकार और जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी। एंड अगर कोई इंसान को उससे तकलीफ हो रही हो तो वो कोर्ट के पास उस डिस्क्लेमर के लिए डैमेजेस मांग सकता है। क्या ऐसा होता है कि हर बार लिक्विडेटर ही डिस्क्लेमर कर सकता है? नहीं नहीं, कई बार जो इंसान उस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है वो अगर चाहे तो वो भी लिक्विडेटर को कह सकता है कि भाई लिक्विडेटर, तुम्हारे पास जो ये एसेट है ना वो ओनलेस है और तुम उसे डिस्क्लेम कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट regarding disclaimer of onerous assets. ये हर बार नहीं आता पर कई कई बार आता है। प्लस वन अनदर पॉइंट इज fraudulent transfer. कई बार कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के प्रमोटर्स ये दोनों हथियार अपनाते हैं अपने मलाइन इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए, अपने घर के लोगों को पैसे देने के लिए, या अपने घर के क्रेडिटर्स को कोई नुकसान ना हो उसके लिए वो ये दो तरीके अपनाते हैं। एंड अगर उन्होंने ये दो तरीके अपनाए होंगे तो लिक्विडेटर कैसे उन्हें उनके इरादों को नाकामयाब कर सकता है वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। फ्रेंड्स, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस में क्या होगा? बहुत सारे क्रेडिटर्स थे, ऐसा तो हर एक क्रेडिटर को उसके समय आने पे या उसकी प्री डिफाइंड प्रायोरिटी में पेमेंट करना चाहिए, पर कई बार अगर कंपनी के डायरेक्टर्स अपने नजदीकी लोगों को अगर प्रेफरेंस देते हैं तो उसे फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस कहा जाता है। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मींस गिविंग एन इम्प्रॉपर बेनिफिट टू क्रेडिटर्स और गिविंग अ फेवरेबल ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द क्रेडिटर्स इज नोन एज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस देने से कंपनी अपने क्रेडिटर्स का बचाव करने का प्रयास कर रही है। सो आप कह सकते हो अ ट्रांजैक्शन shall be deemed to be fraudulent preference and because of that void if
all the following conditions are satisfied. The very first condition, the transaction relates to transfer of property, goods, payment of money or any other act relating to the property of the company. वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो पिछले 6 महीने में हुआ था. जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो एंटायरली वॉलेंटरी एक्ट था, यानी उसे करने का कोई प्रेशर नहीं था. एंड ये करने के पीछे का उद्देश्य प्योरली कुछ क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी देने का था. तो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी या गुड्स के रिलेटेड था, पिछले 6 महीने में किया गया था, करने की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं थी, वॉलेंटरी था एंड कुछ क्रेडिटर्स को प्राधान्यता देने का था. तो इन दैट सिचुएशन इट इज टर्म्ड एज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस. बट फ्रेंड्स, एक चीज का बेशक ध्यान रखना, इस प्रकार के फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स को, प्रेफरेंसेस को लिक्विडेटर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. प्लस अगर पेमेंट किया गया है क्रेडिटर को सोनली कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करने के लिए, तो उसे फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस नहीं कहा जाता. या फिर पेमेंट किया गया था अंडर प्रेशर टू कीप द गुड रिलेशंस विद दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर, अगेन दैट डज नॉट टेंट अमाउंट टू फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस. सो कहने का मतलब ये कि अगर कंपनी या उसके डायरेक्टर या उसके प्रमोटर ने किसी को कोई भी प्रकार का फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस दिया होगा तो उसे लिक्विडेटर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा. दूसरी चीज, वॉलेंटरी ट्रांसफर्स. एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड बाय अ कंपनी शैल बी वॉइड इफ विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप. पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जाता है तो वो इनवैलिड नहीं होगा. एंड हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, a floating charge created by the company within 12 months preceding the commencement of winding up is again invalid. ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लिक्विडेटर सारे असेट्स को बेच देगा, जो पैसे आएंगे उसे रियलाइज करेगा एंड उन रियलाइज्ड पैसों से वो प्रायोरिटी वाइज लायबिलिटीज को पे करेगा. ये लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स है. फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि लिक्विडेशन थोड़े ही समय में कंप्लीट हो जाए. इट मे कंप्लीटेड विद इन 3 months, इट मे टेक 6 months, इट मे रन अप टू ईयर एंड मेनी टाइम्स इट मे रन फॉर मोर देन अ ईयर. तो लिक्विडेशन चल रहे, अब हमें एक प्रश्न पूछना होगा कि जब से लिक्विडेशन शुरू हुआ उसका 1 साल हो गया. हैज लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स बीइंग कंक्लूडेड? हां, तो फिर फाइनल अकाउंट्स बनने चाहिए. पर अगर 1 साल हो गया, लिक्विडेशन कंक्लूड नहीं हुआ, तो फिर एक एनुअल मीटिंग बुलानी होगी. अगर ये मेंबर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है तो एनुअल मीटिंग सिर्फ मेंबर्स की होगी. अगर ये क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है तो ये एनुअल मीटिंग मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों की, वो भी अलग अलग होगी. एंड उस एनुअल मीटिंग में वो लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कंपनी का हाल अब तक क्या है. एंड इसके साथ साथ ये कंप्लीट होगा. एनुअल मीटिंग के बाद 1 साल खत्म हुआ, अब हम वापस से पूछेंगे भाई क्या अब वाइंडिंग अप कंप्लीट हुआ? अगर हां तो फाइनल अकाउंट्स बनाओ. पर यार अभी तक वाइंडिंग अप कंप्लीट नहीं हुआ, तो वापस से एनुअल मीटिंग करो. उसके बाद वापस से पूछो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो एनुअल मीटिंग करो. सो लिक्विडेशन विल कंटिन्यू, एनुअल मीटिंग, लिक्विडेशन विल कंटिन्यू, एनुअल मीटिंग, लिक्विडेशन विल कंटिन्यू, एनुअल मीटिंग. हालांकि कुछ सालों के बाद लिक्विडेशन कंप्लीट हो गया. तो जब लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाए तो अब पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाने होंगे. लिक्विडेटर ने जब से कारोबार संभाला उसने क्या क्या किया, ये स्टेज तक पहुंचने के लिए उसका पूरा वो एक चिट्ठा निकालेगा, एक अकाउंट्स बनाएगा. ये अकाउंट्स जब बन जाते हैं उसके बाद हमें फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद फाइनल मीटिंग रखनी है. आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक था एनुअल मीटिंग, ये थी फाइनल मीटिंग. एनुअल मीटिंग की जरूरत तभी पड़ सकती है जब वाइंडिंग अप 1 साल से ज्यादा चले, पर फाइनल मीटिंग की जरूरत तो हर वाइंडिंग अप में होती है. ये फाइनल मीटिंग जो होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है. इसके लिए इसकी नोटिस 1 महीने पहले से आरओसी को दी जाती है, सारे मेंबर्स को भी दी जाती है. सो एनुअल मीटिंग की, फाइनल मीटिंग की एडवर्टाइजमेंट जाएगी, फिर फाइनल मीटिंग की जाएगी. फाइनल मीटिंग में लिक्विडेटर
उसने जब से कारोबार संभाला तब से आज तक उसने क्या क्या किया, उसकी सारी जानकारी मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स को दे देते हैं। फ्रेंड्स, मैं वापस से कहूंगा कि अगर ये मेंबर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है तो ये मीटिंग मेंबर्स की होगी, अगर एक क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है तो ये मीटिंग मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों की होगी, एंड दैट टू ये मीटिंग अलग अलग होगी। एक बार ये हो जाए उसके बाद एक रिटर्न बनेगा, जैसे मिनट्स बनते हैं वैसे एक रिटर्न बनेगा, एंड उस रिटर्न की कॉपी एक आरओसी को जाएगी। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, द वन कॉपी गोस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एंड ये रही फाइनल मीटिंग, उसकी एक रिटर्न की कॉपी ऑफिशियल लिक्विडेटर को जाता है। बिकॉज लिक्विडेटर कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, शायद से वो कुछ गलत कर सकता है, पर आप जानते हो ऑफिशियल लिक्विडेटर एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, और अगर किसी लिक्विडेटर ने गलत किया होगा तो वो उसे पकड़ने की पूरी हिम्मत रखता है। जैसे ये रिटर्न लिक्विडेटर के पास जाता है, लिक्विडेटर उस रिटर्न को एनालाइज करता है। लिक्विडेटर माने ऑफिशियल लिक्विडेटर, वो इन डेप्थ चेक करता है, एंड अगर उसे ऐसा लग रहा हो कि कोई प्रेजुडिशियल एक्टिविटी हुई है तो वह इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। सो क्या उसे लग रहा है कि कोई प्रेजुडिशियल एक्टिविटी हुई है? दैट इज scrutiny of return and in opinion of official liquidator is affairs of company being conducted in a manner prejudicial to the interest of members or public at large? ना तो ऑफिशियल लिक्विडेटर एक रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगा, एंड अगर हाँ तो ऑफिशियल लिक्विडेटर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा, एंड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, एक्शंस लेने के बाद एक रिपोर्ट कोर्ट के पास जाएगा। जैसे ऑफिशियल लिक्विडेटर का रिपोर्ट कोर्ट के पास आ जाता है, कोर्ट उस पूरे चीज को ध्यान में लेता है, एंड कोर्ट एक डिसॉल्यूशन ऑर्डर पास करता है। फ्रेंड्स, दिस इज द स्टेज where winding up कंक्लूडेड। उसके बाद लिक्विडेटर को वो ऑर्डर की कॉपी सर्व की जाती है, एंड आप देख सकते हो लिक्विडेटर वो ऑर्डर आने के 30 डेज में उस ऑर्डर की कॉपी किसको दे रहा है? उस ऑर्डर की कॉपी आरओसी को दे रहा है, एंड तब जाके आरओसी उस ऑर्डर की मिनट लेगा, आरओसी अपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, एंड दैट्स हाउ द कंपनी इज डिसॉल्व। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था, वाइंडिंग अप एक पूरी प्रोसेस है। वाइंडिंग अप एक सेट ऑफ अलग अलग प्रोसेसेस है जो शुरू होती है यहां से, और आप देख सकते हो जिसका अंत होता है वहां पे। आप फ्रेंड्स अगर एक ग्लैंस लो तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चार्ट आप देख पा रहे हो। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप अगर इसी चार्ट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे तो इससे आपको वाइंडिंग अप की बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मेरी दृष्टिकोण से मिल सकती है। साथ साथ ये जो पूरा वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स था उसके अंदर सेट ऑफ प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस था दैट वाज लिक्विडेशन। जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं लिक्विडेशन। सो आप कह सकते हो वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन एक नहीं है, पर लिक्विडेशन तो वाइंडिंग अप में इन्वॉल्व अनेक प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस है, एंड वाइंडिंग अप का अंत जो आया वो आया डिसॉल्यूशन से। सो वाइंडिंग अप इज अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस, फ्रॉम ऑल दोस प्रोसेसेस वन प्रोसेस इज लिक्विडेशन, एंड व्हेन द वाइंडिंग अप एंड्स द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप एंडिंग is nothing else but it is dissolution. So friends, this is the complete process of members voluntary winding up. And जैसे friends मैंने पहले कहा, क्योंकि ये members voluntary winding up है, क्या फर्क पड़ेगा या क्या है? तो friends हमने सबसे पहले देखा यहां declaration of solvency बनती है, क्योंकि ये कंपनी के assets उसके liabilities से ज्यादा है, and that's why the company is solvent. दूसरा फर्क क्या पड़ता है? तो फ्रेंड्स जैसे जैसे आप आगे देखेंगे, जो एनुअल मीटिंग
एंड फाइनल मीटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स की होगी। एंड यहां पे क्योंकि क्रेडिटर्स को कोई चिंता नहीं है, यहां पे आपको कोई कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं है। एंड फ्रेंड्स, मान लो कि यही प्रोसेस अगर क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है, तो फर्क इतना होगा कि फ्रेंड्स, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, बाकी सब कुछ सेम जाएगा। हाँ, और यहां पे कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन। वो पूरे वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स के ऊपर ध्यान रखेंगे। एंड ये जो मीटिंग है एनुअल मीटिंग, ये जो मीटिंग है फाइनल मीटिंग, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों की होगी, एंड दैट टू ये सेपरेटली होगी। बस दैट्स डिफरेंस बिटवीन, यू कैन से, द मेंबर्स and the creditors voluntary winding up. And friends, again for your reference, you will be able to see the whole chart in a very slow manner. A genuine request, pause your video and draw down the particular chart. Please, from there, the whole chart, the whole process of voluntary winding up. Friends, now in case of winding up, when the priority of payments come, please take care. इसके लिए खास करके आप एक प्रैक्टिस मैनुअल में जो सम दिया है वो भी देख लें। द पर्पस ऑफ सेक्शन 529A is to protect the rights of workmen so that they are not deprived of their legitimate claims in the events of winding up of a company. And that's why, as per section 529A, following debts shall be paid in priority to all other debts. The very first is workman's due, and second is dues to secured creditor to the extent they rank pari passu with the workman's due. So आपको एक काम करना है, जितने भी पैसे अवेलेबल है उन पैसों को दो लोगों में परी पासु, इक्वल रैंकिंग, प्रोपोर्शनेटली बाइफरकेट कर देना है। पहले वर्कमैन्स ड्यू, साथ साथ प्रोपोर्शनेटली सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद अगर जो पैसे बचते हैं उसका पेमेंट आप पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए किए, बाद में अनसिक्योर्ड को, बाद में मेंबर्स लाइकवाइज। दिस डेट शुड बी पेड इन फुल unless the assets are insufficient to meet them, in which case they shall abate in equal proportion. So friends, ये चीज का एक खास आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो पेमेंट करने का आएगा जब भी क्रेडिटर्स या कंट्रीब्यूटरीज को, तो आप ध्यान रखोगे कि जब भी ये अनक्लेम्ड डिविडेंड या ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट्स पे करने की बात आती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप चल रहा है, तब जब एक कंपनी का वाइंडिंग अप चल रहा हो तो लिक्विडेटर को ये सारे पैसे एक पब्लिक अकाउंट में जमा करवाने होंगे। वेयर अ कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, द लिक्विडेटर शैल पे द फॉलोइंग मनी in the bank public account of India in RBI in a separate bank account known as company's liquidation account. पहली चीज, dividend payable to any creditor which has remained unpaid for 6 months after the date on which they were declared. दूसरा, assets refundable to any contributory which have remained undistributed for 6 months after the date on which they become refundable. एक बार फ्रेंड्स वाइंडिंग अप हो जाए और डिसॉल्यूशन हो रहा हो, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी द लिक्विडेटर शेल सिमिलरली पे इनटू द सेड अकाउंट any money representing unpaid dividend or undistributed assets in his hand at the date of dissolution. The liquidator shall be entitled to a receipt from the RBI for any money paid to it, and such receipt shall be effectual discharge of liquidator's obligation. अब any person claiming to be entitled to any money paid in company's liquidation account may apply to court or directly to central government. Any money in company's liquidation account which remains unclaimed for 15 years shall be transferred to general revenue account of central government, but by transferring to such account, it will not affect the rights of a person to claim money.
Friends, now moving towards the last part of the winding up chapter. Again, friends, clarifying this is applicable just for May 2017 CA final students. This video should not be used by any CS student. May that student belong to CS executive और CS प्रोफेशनल. फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपनी का जन्म इनकॉर्पोरेशन नाम के प्रोसेस से होता है और कंपनी का अंत अर्थात डेथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस से होता है जिसे कहते हैं डिसॉल्यूशन. यह डिसॉल्यूशन तीन अलग अलग तरीके से हो सकता है. एक वाइंडिंग अप जो ऑलरेडी हमने इसी चैप्टर के अंदर देखा. दूसरा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में हमने देखा था मर्जर एंड अमालगमेशन. एंड तीसरा और आखिरी तरीका स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ कंपनी. फ्रेंड्स, ये स्ट्राइक ऑफ जो होता है वो तब किया जाता है कि जब कंपनी टोटली फंक्शनल नहीं होती या कंपनी ऑलमोस्ट डेड होती है या कंपनी के अंदर असेट्स तो है पर वो असेट्स इतने भी सफिशिएंट नहीं है कि जिससे फ्रेंड्स लायबिलिटी तो भूल जाओ, लिक्विडेशन का खर्चा भी पे नहीं हो सकता. इस सिचुएशन में एक कंपनी का स्ट्राइक ऑफ किया जाता है. ये स्ट्राइक ऑफ आरओसी कर सकता है, आरओसी ही कर सकता है स्वेच्छा से, सुओ मोटो, वॉलेंटरीली, बाय चॉइस, बाय वोल्यूशन. एंड दूसरा आएगा कि आरओसी स्ट्राइक ऑफ करेगा जब कंपनी खुद सामने से आरओसी को अप्लाई करती है. अगर हम फोकस करें कि कंपनी खुद सामने से आरओसी को अप्लाई करे तो क्या होता है, तो सिंपल सा कंपनी को एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा. बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद वो आरओसी को स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई करेंगे. आरओसी उस एप्लीकेशन को ध्यान में लेगा. अगर आरओसी को कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी तो आरओसी को फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा. एंड अंत में सारे एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फर्दर डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के बाद अगर आरओसी को लग रहा है कि एवरीथिंग इज डिसॉल्व्ड इन अ परफेक्ट मैनर, आरओसी विल पास अ डिसॉल्यूशन ऑर्डर, आरओसी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी एंड दैट्स हाउ द कंपनी विल बी डिसॉल्व. तो एक तरीका था जब कंपनी सामने से आरओसी को अप्लाई करती है एंड आरओसी उसका नाम स्ट्राइक ऑफ करती है. पर फ्रेंड्स, दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है कि जिसमें आरओसी सुओ मोटो कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करती है, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट नोटिस इन्वॉल्व है: इंक्वायरी नोटिस, थ्रेटनिंग नोटिस एंड फाइनल नोटिस. आइए फ्रेंड्स, ये चीज के ऊपर फोकस करते हैं. जब भी अगर ऐसा हो कि कंपनी की ओर से आरओसी को लगभग कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन सबसे पहले आरओसी विल सर्व अ इंक्वायरी नोटिस टू कंपनी. ये नोटिस फ्रेंड्स, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो, पोस्ट से भेजी जाती है कंपनी को. एंड कंपनी का दायित्व होता है कि कंपनी इसका रिप्लाई 1 महीने के अंदर अंदर दे दे. अगर कंपनी रिप्लाई देता है कि हाँ हम कोई काम करते ही नहीं है तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी. पर अगर कंपनी रिप्लाई में कुछ नहीं बताती और 1 महीना खत्म हो जाता है तो इंक्वायरी नोटिस के 1 महीने के खत्म होने के बाद के 14 दिन के अंदर अंदर आरओसी कंपनी को एक दूसरी धमकाती हुई नोटिस भेजता है, थ्रेटनिंग नोटिस. फ्रेंड्स, शायद से ऐसा हो सकता है कि पुरानी नोटिस जो भेजी थी उसके लिए सामने वाली कंपनी एक स्टैंड ले सकती है कि भाई आपने सिंपल पोस्ट से भेजी थी, हमें मिले नहीं है. तो आरओसी ये गलती दोबारा कभी नहीं करेगा और आरओसी ये दूसरी नोटिस अर्थात थ्रेटनिंग नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजता है. ये नोटिस का जवाब भी कंपनी को 1 महीने के अंदर अंदर दे देना होता है. सोचिए, कंपनी ने ये नोटिस का जवाब भी नहीं दिया या जवाब दिया तो उसमें कंपनी ने बता दिया कि हाँ हम कोई काम नहीं कर रहे हैं. इसके बाद आरओसी एक फाइनल नोटिस देगा. यह नोटिस कंपनी को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाएगी. एंड हाँ, आरओसी अब चाहता है कि यह स्ट्राइक ऑफ की जानकारी जनता को भी मिले एंड इसीलिए आरओसी ये फाइनल नोटिस जो है वो पब्लिश करता है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया. आरओसी इस नोटिस के माध्यम से पूरी जानकारी दे देता है और बता देता है कि अब आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर लगभग ये कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा. 3 महीने के बाद the company is finally striked off. The publication, the strike off notice, the last notice, first was inquiry, second was threatening, third was final, fourth is a final strike off notice will be published by ROC by way of notification in official gazette of India to public at large. अंत में क्या होगा? Companies named is striked off by ROC from register of companies and henceforth the company is dissolved. That is, the company loses its existence.
पर फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से स्ट्राइक ऑफ होता है उसका रिस्टोरेशन भी हो सकता है। कितने साल में हो सकता है? 20 साल में। कौन उसे रिस्टोर कर सकता है? कोर्ट उसे रिस्टोर कर सकता है। एंड कोर्ट उसे रिस्टोर कब करेगा? जब रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन 20 साल के दरमियान किसके पास जाए? कोर्ट के पास। कैसे जाए? या तो कंपनी उसे अप्लाई करे, या तो कोई मेंबर कंपनी का हो वो कोर्ट को अप्लाई करे, या तो फिर क्रेडिटर कोर्ट को अप्लाई करे। द कोर्ट मे ऑर्डर दैट द नेम ऑफ द कंपनी बी रिस्टोर्ड टू आरओसी if court is satisfied that the company was at the time of strike off of name carrying on the business or was in operation, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि it is just and equitable to restore the name. While passing an order for restoration, the court may give such directions and may make such provisions as seen just for placing the company and all other persons in the same position, friends, in the same position as nearly as may be if the name of the company has been struck off. The order of court restoring the company, shall be filed with ROC. And what will be the effect of strike off? Then, the effect of restoration, then, on restoration, the company shall be deemed to have continued in existence as if the name has not been struck off. And the company, its creditors, its debtors and members go back to the position in which they were before the date on which the name of the company was struck off. यानी सारी पोजीशन जैसे पहले थी वैसी की वैसी वापस से हो जाएगी. Hi friends, now we are discussing those amendments which have came in the part of allied laws which generally carries 30 marks. As far as the amendments are concerned, the first amendment which majorly came is as usual in SEBI ICDR guidelines. And in SEBI ICDR guidelines, apart from few minor additions and deletions of the sub-regulations, which I think is not that much important from examination perspective, or if you directly refer from the material, you will get an idea of. But one of the very major amendment introduced by way of a new edition of a regulation is regarding exit opportunity. Friends, what is generally the meaning of exit opportunity? Then, in exit opportunity, what happens? Whenever a company has brought a public issue, उसने क्या किया होगा? दो प्रकार के लोगों को शेयर्स दिए होंगे. एक होते हैं प्रमोटर्स एंड दूसरे उनके साथ शेयर होल्डर्स इन कंट्रोल, एंड दूसरी साइड जो लोग होते हैं दैट इज पब्लिक एट लार्ज. रूल क्या है? इनको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 90%. एंड इनको मिनिमम कितना देना चाहिए? 10%. या प्रमोटर को आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 75%. तो अर्थात पब्लिक को आपको कितना देना होगा? मिनिमम 25%. कहने का मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी कंपनी के अंदर पब्लिक का शेयर होल्डिंग मिनिमम 25% या 10% होना चाहिए, एंड अगर वो कंपनी लिस्टेड रहना चाहती है तो रहना चाहिए. एंड सामने आप समझ सकते हो परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, अर्थात प्रमोटर का शेयर होल्डिंग. अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग मिनिमम 10% होना चाहिए तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग मैक्सिमम 90% होना चाहिए. अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग 25% होना चाहिए तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 75%. ये मैंने आपको एक बेस बताया. तो सोचो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग इतना है एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग इतना है. अब एग्जिट अपॉर्चुनिटी में क्या किया जाएगा? इन सर्टेन सिचुएशंस प्रमोटर्स जो है वो पब्लिक को एक ऑफर देंगे कि देखो पब्लिक, हम तो ऐसा करने वाले, अगर तुम्हें पसंद हो तो ठीक है, एंड अगर तुम्हें पसंद ना हो तो तुम तुम्हारे शेयर्स हमें दे दो. प्रमोटर्स कहते हैं हम तुम्हें एक मौका देते हैं, हम तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम अगर हम जो करने जा रहे हैं उस बात से सहमत नहीं हो, अग्रीव्ड हो, डिसेंट करते हो, डिसअग्री करते हो, तो तुम तुम्हारे शेयर एक बताए गए प्राइस पे हमें दे दो एंड तुम तुम्हारी कंपनी में से एग्जिट कर दो. एंड जैसे जैसे डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स प्रमोटर्स को बेचते जाएंगे,
धीरे 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 प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ता जाएगा और पब्लिक का शेयर होल्डिंग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पर एक चीज का बेशक ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो जाने के बावजूद पब्लिक का शेयर होल्डिंग मिनिमम 10% या 25% पे रहना ही चाहिए एंड प्रमोटर का शेयर होल्डिंग मैक्सिमम 75% या 90% होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन में पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग मैक्सिमम रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, बट इस एग्जिट अपॉर्चुनिटी के द्वारा के कारण अगर ऐसा हुआ कि प्रमोटर का शेयर होल्डिंग मैक्सिमम लेवल से ऊपर चला गया तो उन्हें कुछ भी करके शेयर्स डाइल्यूट करके भी, शेयर्स वापस बेच के भी उनका शेयर होल्डिंग मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल पे लाना ही पड़ेगा, यानी वो 90% या 75% से ऊपर नहीं रह सकता। तो मैं आपको ऐसा सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, कुछ लोग शेयर्स खरीदते हैं। वो खरीदने वाले कौन होते हैं, प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स इन कंट्रोल। कुछ लोग उनको शेयर्स बेचते हैं। कौन बेचता है, जो पब्लिक शेयर होल्डर प्रमोटर्स की कुछ बातों से सहमत नहीं है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तीसरा, प्रमोटर उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, एक एग्जिट प्राइस देते हैं एंड क्वांटम। इतना करना चाहिए कि जिससे पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम 10% या 25% पे रहे। फ्रेंड्स, दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि इस प्रकार की एग्जिट अपॉर्चुनिटी से एज सच कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कहने का मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल ना बढ़ता है ना कंपनी का शेयर कैपिटल गिरता है। अर्थात इस प्रकार की एग्जिट अपॉर्चुनिटीज हो जाने के बाद फर्क कंपनी के शेयर कैपिटल में नहीं पड़ता, पर बेशक कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में पड़ता है। और मैं ये कहूंगा कि इसके कारण धीरे 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 पब्लिक का शेयर होल्डिंग कंपनी में गिरता जाएगा एंड धीरे 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 प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कंपनी में बढ़ता जाएगा। पर ये धीरे 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 होने वाली हरकत में हमें ध्यान ये रखना है कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग 10% या 25% से नीचे ना चला जाए और प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 75% या 90% से ऊपर ना चला जाए। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में ब्रेक करना है। एक, कि कब इस प्रकार की एग्जिट अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट जो सेबी के द्वारा निर्देश किया गया है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आएगा। दूसरा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होगा, वो होगा एग्जिट प्राइस का, बिकॉज सेबी चाहेगी कि इसके कारण डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के साथ कोई अन्याय ना हो। एंड तीसरा, हमें यहां पे एक प्रोसेस देखना होगा जिससे इस पूरी एग्जिट अपॉर्चुनिटी को अंजाम दिया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट कि इन विच सिचुएशन दिस काइंड ऑफ एग्जिट अपॉर्चुनिटी विल बी एप्लीकेबल। फर्स्ट थिंग, जो कंपनी का पब्लिक ऑफर था वो 1 अप्रैल 2014 के बाद आया है। दूसरा, हमने जो ऑब्जेक्ट बताया था और उसके लिए जो पैसे रेस किए थे वो अमाउंट रेस के 75% से कम होने चाहिए। तीसरा, पैसे रेस कर देने के बाद हमने जो ऑब्जेक्ट के लिए पैसे रेस किए थे उसी ऑब्जेक्ट को हम बदलना चाहते हैं। There is variation of objects यानी प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट बता के मैंने पैसे लिए थे, पैसे लेने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को बदल रहे हैं। पर फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने पैसे रेस किए थे वो पैसे अभी तक अनयूटिलाइज्ड हो, तब जाके सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल। एंड उसके अंदर कहा जाता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट चेंज करने वाले तो फिर हमें डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। दूसरा ये पॉइंट आता है सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 वापस से ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर हम वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं।
कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में कर रहे हैं? जिसके बारे में हमने प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर दिया था। तो जब भी हम इस प्रकार से प्रोस्पेक्टस के अंदर बताए गए ऑब्जेक्ट्स में बदलाव लाना चाहते हैं एंड अभी तक पैसे अनयूटिलाइज्ड हो, या फिर हम जब प्रोस्पेक्टस के अंदर बताए गए कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी प्रकार से वेरिएशन करना चाहते हैं एंड उस वेरिएशन के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए, तो फिर जो बचे कुचे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, हाँ फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखना, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स थे वो मिनिमम 10% होने चाहिए। तो अगर 75% लोग हाँ बोले, मिनिमम कुछ लोग डिसेंट करें एंड वो डिसेंट करने वाले लोग मिनिमम 10% हो, तो कानून ये कहता है कि उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स इन कंट्रोल के द्वारा एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो खास करके फ्रेंड्स आप ये 4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि अगर ये चारों 4 पॉइंट एप्लीकेबल हो रहे होंगे तो ही हम जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी में क्या किया जाता है फ्रेंड्स? प्रमोटर्स डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के पास से शेयर्स खरीदते हैं, तो स्वाभाविक सी चीज है कि प्रमोटर्स उन डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ प्राइस देंगे। अब आइए देखते हैं कि ये एग्जिट प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है। एग्जिट प्राइस जब आप डिसाइड कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले तो चेक करना होगा कि जिस कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स को आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, जिसके लिए आप एग्जिट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो, उस कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या उस कंपनी के शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। ये डिसाइड करने के लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी की गाइडलाइंस ये कहती है कि जो फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग यानी कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने के लिए सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड के अंदर जो बताया गया है वो एज इट इज यहां पे एप्लीकेबल है, जिसके अंदर क्या कहा जाता है? ड्यूरिंग months immediately preceding relevant date। आप कहते हो सर ये relevant date का मतलब क्या होता है? तो relevant date का मतलब ये होता है date on which board resolution was passed that whether we want to change the objects or contracts specified in the prospectus। तो वो जो डेट होगी वो रेलेवेंट डेट होगी। अब रेलेवेंट डेट से पिछले 12 महीने का टाइम पीरियड देखो। आप बोलोगे सर लिस्टिंग करवाए 12 महीने ना हुए, तो अरे यार जितने महीने हुए हो, जितना समय हुआ हो उसके ऊपर फोकस करो एंड उस समय के दरमियान एक साइड आप देखो नंबर्स ऑफ शेयर्स ट्रेडेड एंड दूसरी साइड 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। एक साइड कंपनी के जितने भी शेयर्स है उसके 10% ढूंढो एंड दूसरी साइड आप कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जिसका ट्रेडिंग हुआ है पिछले 12 महीने में बोलो। अगर ये इसके जितना हुआ या अगर ये उससे ज्यादा हुआ, अर्थात ग्रेटर देन इक्वल टू प्रश्न चिन्ह, यस, तो फिर आप कह सकते हो the shares of the company are frequently traded। and in case ऐसा हुआ कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख थे, उसके 10% 10,000 हुए एंड पिछले 12 महीने में पता है 10,000 जितना भी ट्रेडिंग नहीं हुआ, अर्थात पिछले 12 महीने का जो ट्रेडिंग था वो 10% जितना भी नहीं था, तो इन दैट सिचुएशन आप कह सकते हो कि शेयर्स आर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। सो शेयर्स या तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो सकते हैं या तो शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो सकते हैं।
अब अगर शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो तो आप समझ सकते हो कि फ्रेंड्स मार्केट में इतना ट्रेडिंग ही नहीं हुआ। सो मेरे मुताबिक एंड लॉ के मुताबिक मार्केट पे प्रिवेल करने वाली प्राइस को बेस नहीं बनाना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, promoters, shareholder in control, person acting in concert, in salah mashura with merchant banker shall determine price based on valuation techniques. They can take any technique they deem fit, including they can also go for the various customary principal parameters they are using, and that's how they will decide the price and they will give it to the dissenting shareholders. But in case shares frequently traded हो तो फिर हमें 3 अलग अलग प्राइस ढूंढनी होगी। सबसे पहले हमें एक प्राइस ढूंढनी होगी जिसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमें रेलेवेंट डेट ढूंढ लेनी होगी। उस रेलेवेंट डेट के पिछले 52 वीक्स में प्रमोटर, शेयर होल्डर इन कंट्रोल या पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट ने जितनी भी बार शेयर खरीदे होंगे तो उस शेयर के खरीदने के प्राइस को इन रिलेशन टू दी वॉल्यूम हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढनी होगी। फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज ये सब हमने जब रेगुलेशन 76 देखा था प्रेफरेंशियल इश्यू का तब इसके ऊपर हमने ज्यादातर डिस्कशन किया हुआ था। तो फिर वो लोग वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढेंगे। इस प्राइस को हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 रुपए आता है तो इसे हम कहेंगे दिस इज द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड बाय फॉर एक्विजिशन बाय दिस पर्सन ड्यूरिंग 52 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। फिर दूसरे हम एक प्राइस देखेंगे, हम रेलेवेंट डेट के पिछले 26 वीक पे ध्यान देंगे एंड उसके अंदर इन लोगों ने जितनी बार परचेस किया हो उसमें से जो हाईएस्ट एक्विजिशन प्राइस होगी उस प्राइस को हम लेंगे। तो वो आया था 120 रुपए। एंड फिर हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर पिछले 60 ट्रेडिंग डेज में जितने भी सौदे हुए थे उसका वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकालेंगे एंड वो अगर 110 आता है तो फिर तीनों में से जो हाईएस्ट हो दैट विल बिकम द एग्जैक्ट प्राइस एंड अगेन 60 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। तो इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हो तो मार्केट में प्रिवेल करने वाली प्राइजेस को हम एक बेस बनाएंगे एंड ये तीनों प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तीनों प्राइस में से हम हाईएस्ट प्राइस जो होगी उसको बेस बना के उसके मुताबिक एग्जिट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स काइंडली मैं आपका रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपको लर्न करना होगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज लर्न बाय हार्ट। जिस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा फॉर द एग्जामिनेशन दैट वेदर द शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और द शेयर्स आर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। सो फ्रेंड्स काइंडली नोट डाउन दिस। फ्रेंड्स अब फाइनली हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी की प्रोसेस देखनी है जिसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले तो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हम जो प्रोस्पेक्टस में लिखे ऑब्जेक्ट्स क्लॉज को बदलना चाहते हैं 38 के मुताबिक या फिर प्रोस्पेक्टस के अंदर बताए गए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरिएशन करना चाहते हैं सेक्शन 27 सब सेक्शन 2 के मुताबिक, क्या वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड इसके लिए सबसे पहले कंपनी नोटिस भेजेगी। ये नोटिस सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जाएगी। सेक्शन 101 में जो डिस्क्लोजर्स बताए गए वो सारे करने होंगे। उसके उपरांत आपको ये भी डिस्क्लोज करना होगा कि कंपनी इज गोइंग टू गिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी इफ रिक्वायर्ड।
दूसरा, आप समझ सकते हो कि ये जो हम बिजनेस अर्थात रिजोल्यूशन जो ट्रांजैक्ट यानी कि पास करने जा रहे हैं, ये स्पेशल बिजनेस होगा अंडर सेक्शन 102। बिकॉज हम जानते हैं कि एजीएम के अंदर डिविडेंड, ऑडिटर, डायरेक्टर अकाउंट्स, इनके अलावा अगर कुछ भी पास किया जाए या ईजीएम के अंदर तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाए, वो हमेशा स्पेशल बिजनेस होता है। जब जब होता है स्पेशल बिजनेस, तब तब आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एंड यहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर सेक्शन 102 के मुताबिक जो डिस्क्लोजर्स चाहिए वो सारे करने हैं। उसके एडिशन में इस एग्जिट अपॉर्चुनिटी से क्या इफेक्ट आ सकती है वो भी यहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर मीटिंग बुलाई जाएगी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। एक बार ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है एंड फिर हमारे प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स इन कंट्रोल या उनके साथ कंसर्ट में एक्ट करने वाले पर्संस अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं तो फिर उन्हें एग्जिट प्राइस डिसाइड करनी होगी। एंड इसको करने के लिए दे नीड टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। A merchant banker who is registered with SEBI as a registered intermediary and who is independent from all the connected parties. And ये determine करेगा exit price। हमने आगे जो पढ़ा उसके मुताबिक frequently traded, infrequently traded likewise। एक बार ये हो जाए उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को intimations by company या promoters of exit price and dissenting shareholders का list। and जैसे स्टॉक एक्सचेंज को ये मिलेगा, RSC to intimate to public within 1 day of its receipt। जैसे आरएससी को मिला वो एक दिन के अंदर पब्लिक एट लार्ज को बता देगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक एस्क्रो अकाउंट ओपन किया जाएगा। एस्क्रो अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, कि जिसके कारण अगर ये ना होता तो ऐसा हो सकता था कि प्रमोटर्स शेयर्स ले ले और बाद में पैसे ना दे तो क्या। इसके कारण एक सिक्योरिटी के तौर पे एक अलग एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है। कब खोला जाता है? एक टेंडर पीरियड का कॉन्सेप्ट आएगा। टेंडर पीरियड यानी वो पीरियड जिसके दरमियान जो डिसेंडिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स शेयर्स बेचना चाहते हैं वो प्रमोटर्स को टेंडर दे सकते हैं। तो ये टेंडरिंग पीरियड शुरू हो उसके 2 दिन पहले एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा हो जाने चाहिए। उसके बाद टेंडर पीरियड शुरू होगा, जो टेंडर पीरियड मिनिमम 10 दिन चलना चाहिए। ये टेंडर पीरियड के दरमियान वो सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स जो डिसेंड करते हैं एंड वो अपने शेयर बेचना चाहते हैं वो शेयर टेंडर करेंगे। टेंडर पीरियड जैसे खत्म होता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर प्रमोटर्स ये शेयर खरीदेंगे और सामने पेमेंट करेंगे एंड पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट कंप्लीट होता है तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर दे विल फाइल अ रिपोर्ट इन विच दे विल डिस्क्लोज दैट व्हाट दे डिड ड्यूरिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी के बाद व्हाट इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न, and along with this merchant banker will also give its report that all the payments are being duly made and SEBI की जो भी गाइडलाइंस है उसका एकदम दिलोजान से पालन हो। दिलोजान से पालन करना यानी to follow the rule with true letter and spirit, means to follow the rule with intention behind it, means नियमों का ड्यू डिलीजेंस हुआ है अर्थात ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। एंड अच्छे शब्दों में अगर आप कहो तो आप कह सकते हो कि नियमों का कंप्लायंस सही तरीके से किया गया है। तो फ्रेंड्स, दिस इज इन ब्रीफ द एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोसेस एंड दिस इज द सिचुएशन वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी नीड्स टू बी गिवन। Yes friends, so apart from the one of the very major amendment you can say regarding the exit opportunity provisions, now we move towards one small amendment, but in order to understand that particular small amendment in regulation 4 we need to first understand one definition of willful defaulter which is introduced in regulation 2 subregulation 1 clause ZM. Friends, what is the meaning of willful defaulter? Willful defaulter means any person or an issuer who is categorized as a willful defaulter
विलफुल डिफॉल्टर यानी जिसकी पे करने की क्षमता है, पर पे करने की क्षमता होने के बावजूद उसने जानबूझकर विलफुल इच्छा से डिफॉल्ट किया है. So any issuer who is categorized as a willful defaulter by any bank or financial institution or consortium group thereof in accordance with the guidelines on willful defaulters issued by RBI and includes an issuer whose director or promoter is also categorized as willful defaulter. So friends, ध्यान ये रखना है कि एक कंपनी या उसके प्रमोटर या उसके डायरेक्टर कोई भी अगर willful defaulter के लिस्ट में, तो we can say that the issuer is willful defaulter. So हमेशा मैं शॉर्ट में जब IPD लिखता हूं तो I stands for issuer, P stands for promoter, D stands for director. This promoter of issuer, director also of issuer. Now let us friend after this move to one of the very important section of SEBI ICDR guidelines, that is regulation 4, which determines the eligibility criteria to be ensured by a public company when the public company wants to bring either public offer or the company wants to bring right issue. May this public offer be initial public offer या फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. पुराना जो रेगुलेशन 4 था एकदम ब्रीफ में वो कैसा था, तो उसके अंदर सब रेगुलेशन 1 था जो कहता था कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमें कब चेक करना चाहिए. रेगुलेशन 2, रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 2 का ए एंड बी डिबारमेंट के बारे में बोलता था, जिसमें कहा जाता था कि ना इश्यूअर ना प्रमोटर या पर्सन इन कंट्रोल सेबी के द्वारा डिबार्ड होने चाहिए फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट, ना हमारी कंपनी के अंदर ऐसे कोई प्रमोटर या डायरेक्टर होने चाहिए जो दूसरे किसी कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर हो जब वो दूसरी कोई कंपनी सेबी के द्वारा डिबार्ड हो फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट. फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज ये सारे प्रोविजंस पुराने हैं. सी था रिगार्डिंग विलफुल डिफॉल्ट, डी था कि हमें रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी चाहिए जिसमें से मिनिमम एक डेजिग्नेटेड होना चाहिए, डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करना चाहिए, सारे एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए एंड मिनिमम 75% अमाउंट जो हम कैलकुलेट करते थे उसके फर्म अरेंजमेंट्स होने चाहिए. ये सारी कंडीशंस का पालन यानी कि रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 2 की कोई भी कंपनी को करने थे. अब यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है, इसे अब डिलीट कर दिया गया है. So this is the first change which you should focus, that now this clause C is no more there. दूसरी चीज, सब रेगुलेशन 3 was there regarding detachable warrants, सब रेगुलेशन 4 was there regarding कि आप 25% अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ले सकते हो. एंड नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सब रेगुलेशन 5, 6 and 7 newly inserted. So इस चीज के ऊपर भी आपका थोड़ा फोकस जाना चाहिए. Now how this goes, अगर इश्यू पब्लिक इश्यू है एंड वो भी इक्विटी शेयर्स का है, तो हमें ध्यान रखना है कि इश्यूअर, प्रमोटर या डायरेक्टर का नाम नहीं होना चाहिए विलफुल डिफॉल्टर्स के लिस्ट में. एंड अगर हमारी कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, तो दो चीज का ध्यान रखना है, वो नाम तो विलफुल डिफॉल्टर्स के लिस्ट में नहीं होना चाहिए एंड दूसरा हमारी कंपनी ने पिछले 6 महीनों में कोई डिफॉल्ट पेमेंट रिलेटेड, फिर वो या तो इंटरेस्ट हो या फिर वो रिपेमेंट हो, उसके रिलेटेड नहीं किया होना चाहिए. सो पब्लिक ऑफर इक्विटी शेयर्स, पब्लिक ऑफर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दिस इज रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 5. फिर आता है राइट इश्यू. राइट इश्यू में वो लोग कहते हैं कि अगर कंपनी ने प्रमोटर ने या डायरेक्टर ने विलफुल डिफॉल्ट किया हो तो वो कंपनी राइट इश्यू ला सकती है.
पर राइट इश्यू लाते वक्त उसका जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, उसका जो एवरेज लेटर ऑफ ऑफर होता है, उसके अंदर खास करके उस विलफुल डिफॉल्ट के बारे में डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. दिस इज रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 6. एंड जब राइट इश्यू रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 6 के मुताबिक आता है तो रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 7 टॉक्स रिगार्डिंग रिनंशिएशन. रिनंशिएशन यानी आपको मिला हुआ अधिकार अगर आप खुद एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो ये आपको मिला हुआ अधिकार आप किसी और को दे सकते हो. अब अगर हम कंपनी को दो पार्ट में ब्रेक करें, एक प्रमोटर्स एंड दूसरे पब्लिक शेयर होल्डर, तो पब्लिक शेयर होल्डर तो हमेशा अपने अधिकार को रिनंशिएट कर सकते हैं. प्रमोटर्स भी हमेशा अपने अधिकार को रिनंशिएट करते हैं, पर सेबी का रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 7 ये कहता है कि जब राइट इश्यू आ रहा है एंड वो राइट इश्यू के आने के समय पे या तो इश्यूअर कंपनी के प्रमोटर या तो इश्यूअर कंपनी के डायरेक्टर अगर विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में हो तो पब्लिक शेयर होल्डर अपने अधिकार को रिनंशिएट कर सकता है, पर प्रमोटर शेयर होल्डर अपने अधिकार को किसी और को रिनंशिएट नहीं कर सकते. पर हां, वो प्रमोटर इंटर से अंदर रिनंशिएट कर सकता है. सो आप कह सकते हो कि इस हालात में रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 7 प्रमोटर्स के राइट इश्यू के अधिकार को रिनंशिएट करने के पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रखता है. दिस इज फ्रेंड्स नथिंग एल्स बट रेगुलेशन 4 सब रेगुलेशन 8. मैं आपको कहूंगा कि फ्रेंड्स अगर आप ये डायरेक्ट में से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, पर मैंने यहां सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे बताया है, तो काइंडली आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए. एंड फ्रेंड्स इसके अलावा ये मैंने खाली सिर्फ एक छोटा सा लिस्ट दिया है जिसमें से ये इंपॉर्टेंट था तो हमने डिस्कस किया था. इतने माइनर से और चेंजेस है पर मेरे मुताबिक वो कोई डिस्कस करने लायक नहीं है और एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है. ये भी सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशंस के अंदर आए हैं. Yes, friends. So now let us also move towards the Insurance Act 1938. Let me clarify that as far as the May 2017 attempt is concerned, there are no amendments in the Insurance Act. Then you might be wondering that why we are discussing so. Then for various May 2017 batches in the classroom teaching, this act was pending because the lectures of those particular May 17 attempt were completed far earlier. So on basis of that, in certain batches this act was not at all discussed, and in certain batches this was discussed but this act was old. But friends, no need to worry, as this act is a very simple act. If before referring this act as a base you read Sufficient registration process and the Banking Regulation Act, then as such this act will become pretty simple for you. We are not going to discuss whole of this act because as if you read this act from any material, including it may be PM or SM or any reference material you use, then this act is pretty clear, pretty simple. So what I have done is I have noted down various A category and B category points which you can always read and you can categorize also in your reference material. And one thing to discuss which is important here is this sufficiency of assets. That is very important, or you can say solvency margin. This is the point which we need to discuss in depth when we are discussing this particular concept of Insurance Act. So friends, if we focus here, section 64 VA talks regarding sufficiency of assets, which says that first of all इंश्योरेंस कंपनी को अपने हर एक असेट्स का वैल्यूएशन करना चाहिए एज पर सेक्शन 64V. फिर वो जो असेट्स की वैल्यू आती है उसमें से उन्हें लायबिलिटीज को माइनस करना चाहिए. सो यू कैन से दैट दिस इज सरप्लस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज. दूसरा क्या करना चाहिए, उनको मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड ढूंढना चाहिए जो अगर हम लाइफ या
जनरल इंश्योरेंस का काम करने वाली इंश्योरर कंपनी हो तो ये कैपिटल मिनिमम 100 करोड़ रुपए चाहिए। अगर हमारी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती हो तो भी उसे मिनिमम 100 करोड़ चाहिए। एंड इफ आवर कंपनी इज इन्वॉल्व इन री इंश्योरेंस तो उन्हें मिनिमम 200 करोड़ रुपए की जरूरत चाहिए। तो इसके मुताबिक जो मिनिमम हमारा कैपिटल हो उसके 50% ढूंढो एंड ये नेट एसेट्स उस कैपिटल के 50% जितना या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि हम 64A के मुताबिक VA के मुताबिक सफिशिएंट एसेट्स मेंटेन करते हैं, हम सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं। इन केस अगर ऐसा हुआ कि हम ये मेंटेन नहीं कर पाए तो आप कह सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी इज डीम्ड इंसॉल्वेंट। इंश्योरर कंपनी हैज टू इंटीमेट टू अथॉरिटी, authority will give directions according to which we should bring our assets to a solvency margin। एंड जैसे हम अथॉरिटी को इंटीमेट करते हैं उसके बाद हमें एक फिनेंशियल प्लान बना के अथॉरिटी को सबमिट करना होगा जिसमें हम बताएंगे कि भाई व्हाट विल बी आवर POA, प्लान ऑफ एक्शन टू करेक्ट दिस डेफिशिएंसी। एंड हमें सिर्फ एक्शन प्लान नहीं बताना है, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। हम एक स्पेसिफाइड पीरियड में इसे सॉल्व कर देंगे एंड ये स्पेसिफाइड पीरियड जो है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा का होना चाहिए। सो दिस इज यू कैन से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 64 VA ऑन सफिशिएंसी ऑफ द assets। Friends, now as far as the amendments in FEMA is concerned, two things are important here to note. The very first is they have amended the portion regarding the acquisition of immovable property from outside India by a person resident in India. This provision we will discuss, as you can see here, the acquisition of immovable property outside India by a PRI, and we'll also see by an Indian company, that is a company incorporated outside India. Friends, if we focus on this particular slide, then we'll be able to understand that now a person resident in India may acquire immovable property outside India by way of gift or inheritance from a PRI who has acquired such property on or before 8th July 1947, or by way of gift or inheritance from a PRI who has acquired the property in compliance of FEMA. Secondly, a PRI may also acquire immovable property outside India by joint acquisition with a PROI relative, provided there is no outflow of funds from India. Moreover, friends, an Indian company which is having an overseas offices may acquire immovable property outside India for its business purpose and for residential purpose of its staff in accordance with the direction issued by RBI from time to time. Friends, here relative means relative in relation to an individual means husband, wife, brother, sister, any lineal ascendant or descendant of that particular individual. Secondly, friends, now in the material you also find the foreign exchange management export of goods and service rules 2015. Friends, if I tell you, then this is not an amendment as far as May 17 is concerned. This was introduced by ICAI in last examination also, that is of November 2016. But still, as it is covered in the amendment material, I am covering here that in brief. Based on the classroom lectures, you can understand that, and the material of same is also included in the material available on the cloud. Friends, when you understand this export rules, export includes taking or sending out of goods by land, sea or air on consignment
or by way of sale, lease, hire purchase, or under any other arrangement. Secondly, you need to also understand what is export value. Export value in relation to export by way of lease or hire purchase or any other similar arrangement by whatever name called, the charges which are payable in respect of such lease or hire purchase shall be considered as an export value. Now friends, here the point is, whenever a person exports through customs manual port, the person has to file a declaration. The rules are regarding available here. In case of export through customs manual port, every exporter of goods or software, either directly or indirectly, to a place outside India, but we need to ensure Nepal or Bhutan hoda chalega, shall furnish a declaration. This declaration should give full disclosure of the export value, and in case the export value is not ascertainable at the time of export, the value which the exporter expects at that point of time should be disclosed. Also, the exporter should disclose that how he is going to realize the export proceeds. Generally, this kind of declaration is required in each and every case, but the declaration is not required when the trade symbols of goods and publicity material supplied free of payment, or the ship stores are sent, personal effects of travelers are sent, whether accompanied or unaccompanied, the gifts which are sent, aircrafts or aircraft engines sent for overhauling or repairs but have been re-imported within 6 months. Goods imported but were damaged, so they are sent for replacement of goods, or they are sent for repairs, or if the goods are sent for testing, or specifically when permission of RBI has been obtained. Friends, whenever a declaration is required, you need to ensure that import export code is mentioned in it, and you are required to attach all the evidences which are required. Moreover, the amount representing full value of export should be realized within 15 months of shipment of goods. Moreover, we should also submit, that is, the exporter should also submit the export documents to authorized dealer within 21 days of export or certification of soft tax form. In case an advance payment is received from the person, then in that situation we need to ensure that the export shall be done, or the shipment of goods shall be done within 1 year from the date of receipt of advance payment. The rate of interest, if any, payable on advance does not exceed LIBOR plus 100 base points, and the documents covering the shipment are routed through authorized dealer through whom the advance payment is received. So अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल जाती है, 1 साल में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए. एडवांस के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो तो वो लाइबोर प्लस 100 बेस पॉइंट होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू बेस होने चाहिए. दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में, वेयर एन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज प्रपोज्ड टू बी मेड ऑन डेफर्ड पेमेंट or in execution of a turnkey project or a civil construction contract, the exporter shall, before entering into such arrangement, submit the proposal for prior approval of authority in India, which shall consider the proposal in accordance with RBI guidelines. In case of guarantee is required to be given prior to approval, the same way be issued by an authorized dealer or a PRI being an exporting company for performance of a project outside India. Friends, I discussed this in very short because this was something which we discussed earlier also, and this is to be learned by heart and remembered by you. But if you just focus on the points which are jotted down in the note and you remember that much also, then also it will be more than sufficient. Friends, as far as FEMA
1999 is concerned, and we discuss of the classroom teachings which you took, then we did a detailed discussion on residential status. I show you a unique way of presenting your answer when the practical was asked from us. Many times the practicals comes from here. We discussed the concept of authorized person, section 10 of FEMA. We also discussed various restrictions given under section 3. We also discussed the legal processes like adjudication, compounding, appeal in the legal process of FEMA. Apart from that, I also right now discussed with you various amendments, but friends, in the classroom teaching, I was ignoring the concept of capital and current account transaction. But friends, let me admit that whenever you read this particular concept, it's pretty understandable to you. Just it's a memory game to be remembered. And there are so many transactions and so many different limits available that seeing to the marks of 4 or 5 or rarest of the rare the question of 6 marks, I personally think that to remember so many items of a list is not justifiable, seeing to the marks. And also always these questions are not asked. Sometimes the practical comes from residential status, sometimes it comes from theoretical questions, and few times it comes from capital and current account transaction. Few times it comes, so we cannot ignore, but I'll say that you kindly learn by heart these 4 things. The definition of capital account transaction, the definition of current account transaction, the list of prohibited transactions in both of these cases, because majority of time the transactions which are asked are prohibitive in nature, and as far as the allowed transactions are there is no logic available of remembering the same, no hint available. So what you can do is ICM की PM refer करो, उसके अंदर जितने ट्रांजेक्शन जो लिमिट दी है वो लर्न कर लो, लगभग वही रिपीट होती रहती है. एंड जब आप इसके प्रैक्टिकल को समझते हो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, यानी यहां तक एक PRI बिंदास विड्रॉ कर सकता है, एंड दूसरा रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए. जैसे कि जब भी आपको कोई भी प्रैक्टिकल पूछते हैं, यू ऑलवेज गिव द इंपॉर्टेंस टू रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, एंड आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो कि नो अप्रूवल ऑफ RBI इज रिक्वायर्ड where the payment is made out of the funds held in resident foreign currency account of the remitter yani payer. Moreover, individuals can withdraw foreign exchange up to $250,000 under the liberalized remittance scheme. उससे ऊपर अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो उन्हें RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द केस में भी उनकी परमिशन चाहिए. सो ये चीज खास आप ध्यान में रखिए. सो मेरे मुताबिक अगर आप इतना लर्न कर लेते हो, ऑथोराइज पर्सन, रेसिडेंशियल स्टेटस और लीगल प्रोसेस जो सिमिलर है सेबी के साथ, ये हमने काफी सारी लीगल प्रोसेस की चीजें बाकी सारे अलाइड लॉज एंड कंपनी में मिसलेनियस प्रोविजन में डिस्कस किया था. इतना अगर आप देख के जाते हो, प्लस 2 अमेंडमेंट्स, एक था एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, दूसरा था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रूल्स. इतना अगर आप देख के जाते हो तो फेमा के लिए ये काफ़ी सफिशिएंट. यस फ्रेंड्स, अब अगर हम एज फार एज अलाइड लॉ इज कंसर्न सरफाई शेक पे जाए अमेंडमेंट्स के लिए, तो अगर आप ICAI का अमेंडमेंट मटेरियल देखोगे तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स के कुछ पेजेस 15 एक दिए, पर एक्चुअली व्हेन यू एनालाइज दैट द मेजर डिफरेंस इज इन डेफिनेशंस विच इज प्रिडिक्टेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा एक जो मेजर चेंज है वो सेक्शन 3 में, एंड वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए कि उसमें कुछ चीज़ें निकल गई, कुछ चीज़ें आई है, अदरवाइज समझने में तो अभी भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बाकी सारे जो सेक्शंस है जो अमेंड हुए, वो अगर आप बिना अमेंडमेंट मटेरियल देखे, अगर आप लेटेस्ट मटेरियल देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अमेंडेड एंड पुराना वो ऐसा सेम था, या आप ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि पहले क्या था और नया क्या है. उस इंटेंशन से मैं सारे वो सेक्शंस नहीं ले रहा, बट जिसमें एक मेजर चेंज है वो ले रहा हूं, जिसमें सेक्शन 3 है. सेक्शन 3 क्या था? तो सेक्शन 3 ये था कि अगर कोई भी सिक्योरिटाइजेशन या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में अगर सिक्योरिटाइजेशन या असेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस कमेंस करना चाहती है, या पुरानी कोई कंपनी हो 2002 के पहले की, वो अगर अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहती है, तो उसे RBI का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा.
फ्रेंड्स, ये सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन की जो एक्ट है वो पूरी एक्ट वीडियो लेक्चर्स के द्वारा अवेलेबल है। पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है, तो आपने अगर नॉर्मली वो नहीं समझा हो तो आप वो लेक्चर्स भी बेशक से देख सकते हो। पर उसमें और इसमें जो एक्ट में चेंज है वो ये, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 टॉक्स रिगार्डिंग 2 थिंग्स कि अगर आप बिजनेस कमेंस करना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, एंड दूसरा आपका नेट ओन्ड फंड 2 करोड़ मिनिमम या मैक्सिमम 15% ऑफ लिमिट सर्टिफाइड बाय आरबीआई होना चाहिए। अब एक छोटा सा चेंज यहां पे ये है, अब ये निकल गया है, मीन्स दिस 15% वाली लिमिट इज नाउ नॉट देयर, नाउ इंस्टेड ऑफ दैट यानी आरबीआई के द्वारा स्पेसिफाइड लिमिट जो होती है उतना आपको रखना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट चेंज। दूसरा 3.2 था कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट एंड फीस प्रिस्क्राइब देनी चाहिए। 3.3 था दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में छोटा सा चेंज ए था कि प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में कोई लॉसेस नहीं होने चाहिए ऑपरेटिंग। बी था कि हमने एडिक्वेट वो सारी अरेंजमेंट करके रखी है जिससे हम सिक्योरिटाइजेशन कर सके, असेट रिकंस्ट्रक्शन कर सके, उसे रियलाइज कर सके, फिर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को रिडीम कर सकते हैं। सी, डायरेक्टर के पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन। डी जो था कि भी हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एम्प्लॉयज होने चाहिए, वो अब नहीं रहा। हाँ, E still continues that director should not be convicted for any offense involving moral turpitude. Moral turpitude का मतलब होता है immoral चीजें। F नया ऐड हुआ कि भाई SCRC के अंदर जो भी इंसान 10% या उससे ज्यादा खरीदता है वो स्पॉन्सर कहलाता है। SCRC को तो प्रमोट करता है उन्हें स्पॉन्सर कहते हैं। तो वे फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए एंड वो एलिजिबल होना चाहिए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। प्लस SCRC agrees to comply with the prudential norms regarding safety and security as prescribed by RBI. And last is SCRC RBI की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए रेडी हो। अगर ये सारे कंडीशंस का पालन हो तो ही RBI सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट करती है। सो मेजर एक चेंज था सेक्शन 3 में। हाँ, प्लस माइनर सा चेंज है सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 में रिगार्डिंग मैनेजमेंट टेक ओवर एंड शेयर्स, वो भी आप बहुत इजीली समझ पाओगे। सो ये कुछ माइनर से चेंजेस थे सरफाइशी एक्ट के अंदर। अब अगर फ्रेंड्स हम फोकस करें एज फार एज दो अमेंडमेंट मटेरियल आईसीआई ने इश्यू करा है एज फार एज अलाइड लॉज आर कंसर्न, तो सेबी के अंदर उन्होंने जो बात की एग्जिट अपॉर्चुनिटी की एंड रेगुलेशन 4 में चेंज की, तो वो हमने अमेंडमेंट लेक्चर में डिस्कस किया। फेमा के अंदर जो उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूल्स दिए हैं प्लस एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया जो दिया था वो भी हमने डिस्कस किया। कंपटीशन एक्ट मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज ये तो लास्ट टाइम का अमेंडमेंट है एंड कंपटीशन एक्ट में ऐसे कोई चेंज भी नहीं है, खाली इतना चेंज है कि सेक्शन 5 की कॉम्बिनेशन की जो लिमिट थी उन्हें 100% इंक्रीज कर दिया, यानी कि उन्होंने उसे बढ़ा दिया, डबल कर दिया। एंड एक डी मिनिमस एग्जेम्पशन था कि कुछ प्रकार के टेक ओवर्स में आपको सीसीआई को पास से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एज फार एज सरफाइशियस कंसर्न हमने अभी देखा एंड मनी लॉन्ड्रिंग में भी एज सच कोई बड़ा सा चेंज देखने नहीं आ रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपके साथ इंश्योरेंस के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जो इंश्योरेंस प्योरली बेस्ड है सरफाइसी के बेस के साथ एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ। प्लस फ्रेंड्स हमने इरडा, आप ना पढ़ो तो भी चलेगा, द रीजन इज इरडा जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, वो एज इट इज सीसीआई के कंपटीशन एक्ट के सीसीआई के प्रोविजंस के साथ जाता है। जैसे उसमें ईयर्स और उस सब में चेंज है जिसका आप ध्यान दें। बाकी डिटेल में डे बिफोर एग्जामिनेशन इरडा के पीछे टाइम स्पेंड करना मेरे मुताबिक एडवाइजेबल नहीं है। तो इसके साथ साथ आपको बताए गए मटेरियल को आपको रेफर करना है, पीएम देखना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा